नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने वर्धन वंश की बात की थी और अपन ने वर्धन वंश के अंदर जाना था कि कन्नौज एक महत्वपूर्ण केंद्र उभर कर आया था और उसके बाद में हर्ष जो वर्धन वंश का अंतिम सम्राट था, उसके बाद में कोई ऐसी बड़ी ताकत नहीं थी जो पूरे भारत पर शासन कर सके। कन्नौज उतना ही मुख्य था जितना पहले था। तो इन्हीं सब के बीच में एक त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत होती है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। हालांकि जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है आपके जो 10वीं किताब में टॉपिक नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन 3 वंशों की अपन चर्चा करेंगे। उसमें सबसे जरूरी रहेगा ये त्रिकोणात्मक संघर्ष को जानना। अपने 3 वंश ये रहेंगे, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इन तीनों वंशों की जानकारी से पूर्व अपन बात करते हैं एक त्रिकोणात्मक संघर्ष की। त्रिकोणात्मक संघर्ष। इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का जो कारण था वो आपके था कन्नौज। और अपन अगर बात करें ये कन्नौज कारण था क्यों, तो ये कन्नौज सिल्क रूट या सिल्क मार्ग पर अवस्थित था। सिल्क मार्ग क्या था? जो अपने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से अरब की ओर सिल्क जाता था। अपन ये कह सकते हैं चीन के और तिब्बत के क्षेत्र से जो सिल्क जाता था वो इसी मार्ग से ऊपर जाता था। और जब यहाँ से निकलता था तो यहाँ पर कर के रूप में स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ती थी और इस कारण ये कन्नौज बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन चुका था। अपन ने देखा था वर्धन वंश के समय भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ तक कि वर्धनों की राजधानी भी कन्नौज ही था। व्यापारिक के साथ साथ में राजनीतिक गतिविधियों का भी केंद्र हो गया था। उत्तर भारत के केंद्र में आ जाने के कारण सभी कुछ राजनीतिक गतिविधियां भी कन्नौज से होती थी। तो 3 वंश है, कौन कौन से हैं देखो ध्यान से। सबसे पहले है पाल वंश, उसके बाद में है एक राष्ट्रकूट वंश और फिर है गुर्जर प्रतिहार वंश। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से तीनों वंश आपस में लगभग 200 सालों तक युद्ध करते हैं। तो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष कितने सालों तक चला था? लगभग 200 सालों तक त्रिकोणात्मक संघर्ष चला था। मुख्य कारण क्या है त्रिकोणात्मक संघर्ष का? कन्नौज पर अधिकार। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, इन तीनों के मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष स्टार्ट होता है। अब अगर बात करें त्रिकोणात्मक संघर्ष में सबसे पहले इन तीनों में सबसे पहले वंश कौन सा आया? तो सबसे पहले पाल वंश। पाल वंश के एक शासक हैं धर्मपाल। इनके द्वारा सर्वप्रथम कन्नौज पर अधिकार करके किसी अन्य शासक को यहाँ का शासक बना दिया जाता है, जिससे राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश नाराज हो जाता है और वो जो धर्मपाल से नाराज होकर पाल वंश के साथ में युद्ध करते हैं। और उस समय राष्ट्रकूट वंश का भी एक शासक था जिसका नाम है ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश के शासक का नाम क्या है? ध्रुव। और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक का नाम है वत्सराज। तो इन तीनों के काल में त्रिकोणात्मक संघर्ष शुरू होता है। आपके जो बड़े कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष निम्न में से किन 4 शासकों के साथ शुरू नहीं हुआ था? 3 तो नाम ये रहेंगे, धर्मपाल, ध्रुव और वत्सराज, और एक अलग नाम दे दिया जाएगा, वही आपका आंसर रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाल वंश के धर्मपाल, राष्ट्रकूट के ध्रुव और गुर्जर प्रतिहार के वत्सराज, इन तीनों शासकों के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष का आरंभ होता है। कारण रहता है कन्नौज पर अधिकार और लगभग 200 वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहता है। सबसे पहले आने वाला वंश है पाल वंश। सबसे पहले यही युद्ध के अंदर कूदा था और उसके बाद में इन दोनों ने हस्तक्षेप किया था। अगर मैं बात करूं तो इन तीनों वंशों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो सबसे शक्तिशाली था राष्ट्रकूट वंश। लेकिन विजेता कौन बना? तो गुर्जर प्रतिहार वंश विजेता बना। गुर्जर प्रतिहार वंश विजेता बना। पाल वंश सबसे पहले युद्ध में आया, राष्ट्रकूट वंश इन तीनों में सबसे शक्तिशाली था और गुर्जर प्रतिहार विजेता बना। इसके अलावा और अपन बात करें तो पाल वंश मूल रूप से बंगाल क्षेत्र के थे। मूल रूप से किस क्षेत्र के थे? बंगाल के क्षेत्र के। राष्ट्रकूट वंश दक्षिणी भारत से थे। राष्ट्रकूट वंश कहां से थे? दक्षिणी भारत वंश के थे। और गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान यानी पश्चिमी भारत के थे। ये किस क्षेत्र के थे? पश्चिमी भारत के थे। पाल वंश शासक का नाम जब त्रिकोणात्मक संघर्ष शुरू हुआ है धर्मपाल, राष्ट्रकूट का ध्रुव, गुर्जर प्रतिहारों का वत्सराज। उसके अलावा ये पहला वंश है जो इस युद्ध में कूदा, ये सबसे शक्तिशाली वंश है तीनों में से, और विजेता बना है वो गुर्जर प्रतिहार बना है।
पाल वंश कहाँ के थे? पाल वंश के जो स्थापना हुई थी वो बंगाल के अंदर है, राष्ट्रकूट वंश की दक्षिणी भारत के अंदर है, और गुर्जर प्रतिहार की गुजरात। नाम से पता चल रहा है गुर्जर, ये गुजरात का ही अपभ्रंश है गुर्जर, और प्रतिहार का मतलब है रक्षक। तो अब अपने किताब के अंदर जो 10वीं की किताब के अंदर आ रहा है, ये तीनों का साथ में ही आ रहा है, और वहां पर त्रिकोणात्मक संघर्ष केवल एक शब्द के रूप में है। मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेल बताई है, ठीक है। पूर्ण रूप से त्रिकोणात्मक संघर्ष अगर पढ़ें तो इस पर एक किताब भी लिखी जा सकती है, लेकिन अपने को बस इतना ही काम का याद रखना है। हम अब इन वंश को एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद में जब तीनों वंश अपने कंप्लीट हो जाएंगे तो साथ में एक सारणी बनाएंगे जिसमें इस वंश की थोड़ी सी, जिसमें इस त्रिकोणात्मक संघर्ष के शासकों की थोड़ी सी टिप बताएंगे। तो आज अपन शुरू करते हैं पाल वंश से। पाल वंश मूल रूप से बंगाल का था। कब शुरू हुआ, किस किस शासकों के साथ में युद्ध हुआ, थोड़ी बहुत अपन जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपके पाल वंश। पाल वंश की अगर बात करते हैं तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। गोपाल ने 750 ईस्वी में बंगाल क्षेत्र में पाल वंश की स्थापना की। मूलतः ये बौद्ध धर्मावलंबी थे। ये कौन से धर्मावलंबी थे? बौद्ध धर्मावलंबी थे। लेकिन इसका सबसे प्रतापी शासक होता है धर्मपाल। धर्मपाल के समय ही त्रिकोणात्मक संघर्ष स्टार्ट होता है, और धर्मपाल ने ही कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित किया, और यहीं से त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत हुई। धर्मपाल के बाद में जो अगला महत्वपूर्ण शासक आता है वो है आपका देवपाल। देवपाल के बारे में यही है कि इसने अपनी राजधानी को परिवर्तन किया। पाटलिपुत्र से ये राजधानी बंगाल ले गया। उसके बाद में है महिपाल, जो प्रमुख शासकों में बीच में काफी सारे शासक आए थे जो इतने प्रबल नहीं हुए। गुर्जर प्रतिहार का काल में उसमें उद्भव चल रहा था। और यहाँ पर अपन बात करते हैं इसके एक शासक जो नवा शासक था महिपाल, उसकी महिपाल को भी राजेंद्र, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने हरा दिया। तो पाल वंश के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, अपन थोड़ा बहुत है जो लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके संस्थापक की। संस्थापक कौन है? गोपाल। 750 ईस्वी में बंगाल में बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। सबसे प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल। इसका सबसे प्रतापी शासक था धर्मपाल। और धर्मपाल के समय ही त्रिकोणात्मक संघर्ष शुरू हुआ। त्रिकोणात्मक संघर्ष शुरू हुआ। इसने कन्नौज पर अधिकार किसने किया था? धर्मपाल। धर्मपाल के बाद में इसका जो महत्वपूर्ण शासक आता है वो है आपके देवपाल। देवपाल के बारे में ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है, केवल एक प्रमुख बात है, इसने अपनी राजधानी को परिवर्तन किया। यानी पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया? बंगाल। पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। इसके काल के अंदर एक सुमात्रा के शासक बालीपुत्र का राजदूत आया। ठीक है, एक बात ये भी याद रखते ना कि जो बालीपुत्र है उसका एक राजदूत भी आया था। ये बालीपुत्र कहाँ का शासक है? सुमात्रा। ये सुमात्रा एक द्वीप था, उसका शासक बालीपुत्र उस समय राजदूत के रूप में आया। इसके बाद में इसका एक शासक, जो प्रमुख शासकों की बात कर रहे हैं, बीच में बहुत सारे शासक हुए थे। यहाँ पर आता है महिपाल। ये महिपाल इस वंश का 9वां शासक था। 9वां शासक। इस महिपाल को एक चोल शासक का नाम क्या था? राजेंद्र प्रथम ने पराजित किया।
अगर पूछ लिया जाए कि महिपाल को किसने पराजित किया, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने पराजित किया। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से देखो। संस्थापक गोपाल हो गया, पाल वंश का गोपाल, याद आसानी से रह जाएगा। 750 ईस्वी के अंदर हुआ था, बंगाल के अंदर, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सबसे इंपॉर्टेंट शासक है आपके धर्मपाल। याद क्यों रखना है, क्योंकि त्रिकोणात्मक संघर्ष इन्हीं के काल के अंदर शुरू हुआ था। कन्नौज पर अधिकार भी इन्होंने ही सर्वप्रथम किया था। इसके बाद में देवपाल। राजधानी परिवर्तन के अलावा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। सुमात्रा का एक शासक है बालीपुत्र, उसका राजदूत यहाँ पर भारत आया था, वो देवपाल के समय आया था। उसके बाद में महिपाल यहाँ का 9वां शासक है, जिसको किसने हराया है, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने हरा दिया। इसके बाद में इस वंश में और कुछ खास शासकों के नाम आते नहीं हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक कार्य किए। और कौन कौन से, नालंदा, विक्रमशिला और सोमपुरी, ये 3 शिक्षा के प्रमुख केंद्र। कौन कौन से, नालंदा, विक्रमशिला और सोमपुरी वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर चला गया। शिक्षा के प्रमुख केंद्रों को संरक्षण प्रदान किया। जो पाल शासक है उनमें शिल्प में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इनके काल में दो प्रमुख शिल्पी हुए। पहले का नाम है धीमान और अगला है दूसरा विटमान या विटपाल। तो इनके जो प्रमुख उपलब्धियां हैं ये 2 है, नालंदा, विक्रमशिला और सोमपुरी। ये शिक्षा के बहुत प्रमुख केंद्र थे जिनको संरक्षण प्रदान किया। और इनके काल में 2 प्रमुख शिल्पी हुए, एक का नाम है धीमान और एक है विटपाल। ये 2 प्रमुख शिल्पी पाल वंश के ही समय हुए हैं। अब अपन दूसरा वंश देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश। अगला जो अपने वंश आएगा वो है आपके राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग नाम के व्यक्ति ने की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, दंतीदुर्ग ने। नंबर 2 राष्ट्रकूट वंश। दंतीदुर्ग ने 736 ईस्वी में इस वंश की यानी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। पहले ये चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। फिर चालुक्यों के एक शासक थे कीर्तिवर्मा द्वितीय, इनको हराकर दंतीदुर्ग ने इस वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी नासिक को बनाया। मूल रूप से ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। इसके बाद में जो शासक आए थे वो थे कृष्ण प्रथम के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है कि एलोरा के अंदर कृष्ण प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया है। उसके बाद में आता है जो अगला शासक वो होता है ध्रुव के समय सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में ध्रुव ने ही जो राष्ट्रकूट वंश है उसकी तरफ से सबसे पहले भाग किसने लिया, ध्रुव ने भाग लिया। और इसने जो आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक है वत्सराज उसको पराजित किया। तो चलो अपन देखते हैं। सबसे पहले संस्थापक कौन है, दंतीदुर्ग ने 736 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को हराकर इस वंश की स्थापना की। दंतीदुर्ग चालुक्यों का ही एक सामंत था। दंतीदुर्ग किसका सामंत था, चालुक्यों का ही सामंत था। दंतीदुर्ग ने अपनी जो राजधानी है वो बनाई आपके नासिक को। और मूल रूप से राष्ट्रकूट के वंश के सभी जो शासक थे वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे, ब्राह्मण
धर्म के अनुयायी। जो अपन ने पाल वंशी पढ़े थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और ये कौन से धर्म के? ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म का मतलब क्या हो गया? शैव या वैष्णव। शैव या वैष्णव ये दोनों ही ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत आते हैं। दंतिदुर्ग हो गया इसका संस्थापक। इसके बाद में अपना जो अगला शासक आएगा वो है आपके कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के बारे में अपने को क्या बात याद रखनी है कि इसने एलोरा महाराष्ट्र में, देखो ये नासिक राजधानी है तो निश्चित ही नासिक महाराष्ट्र के अंदर है और ये महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में ही अपना कोई कार्य करेंगे। तो इन्होंने एलोरा महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर बनवाया। इन्होंने क्या किया है? एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। वो किसने करवाया है? कृष्ण प्रथम ने। इसके बाद में जो अगला शासक आता है वो है आपका ध्रुव। ध्रुव के बारे में दो बातें याद रखनी है। ध्रुव के समय ही जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है उसमें राष्ट्रकूट वंश ने भाग लिया था और उसके बाद में इसने जो गुर्जर पटियार वंश के वत्सराज है उसको पराजित किया। तो अगला जो शासक आता है वो आपके है ध्रुव। त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक। त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेने वाले प्रथम राष्ट्रकूट शासक था। और इसी त्रिकोणात्मक संघर्ष के अंदर ही एक गुर्जर प्रतिहार के शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक जिसका नाम था वत्सराज को पराजित किया। त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम शासक और गुर्जर प्रतिहार के शासक वत्सराज को पराजित किया। बस दो ही बात इसकी याद रखनी है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक आता है वो है अमोघवर्ष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। अपन ये कह सकते हैं अमोघवर्ष था वो एक शांतिप्रिय शासक था। शांतिप्रिय शासक होने के कारण ही उसने लगभग 64 वर्षों तक शासन किया था। अमोघवर्ष ने 64 वर्षों तक शासन किया था। एक अरब यात्री सुलेमान है वो भी इसी अमोघवर्ष के काल के अंदर ही भारत आया था और उसने वर्णन भी किया है कि जो तत्कालीन विश्व के 4 प्रमुख शासक हैं उनमें एक नाम किसका आता है? अमोघवर्ष का। यानी जो विश्व के 4 प्रमुख शासकों में सुलेमान ने किसको सम्मिलित किया? अमोघवर्ष को सम्मिलित किया है। और इसने अपनी राजधानी है जो मान्यखेत को बनाई है। तो देखो क्या क्या हो गया। अमोघवर्ष ये एक शांतिप्रिय शासक था। नंबर 2 पर बात, लगभग 64 वर्षों तक शासन किया। नंबर 3, अरब यात्री सुलेमान इसी के काल में भारत आया। अरब यात्री सुलेमान इसी के काल में भारत आया। अगली बात, सुलेमान ने तत्कालीन विश्व के 4 प्रमुख शासकों में एक अमोघवर्ष को बताया। 4 प्रमुख शासकों में से एक कौन है? अमोघवर्ष है। ये बात किसने बताई? अरब यात्री सुलेमान ने बताई। अमोघवर्ष ने अपनी जो राजधानी है वो किसको बनाई थी? मान्यखेत को। मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी शासकों में सबसे पहले अपन ने बात की थी दंतिदुर्ग की। उसके बाद में शासक आए थे कृष्ण प्रथम और तीसरे शासक के रूप में अपन ने बात की है ध्रुव की। त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेने वाले प्रथम राष्ट्रकूट शासक है ध्रुव। गुर्जर प्रतिहारों के शासक वत्सराज को इन्होंने हराया था। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है अमोघवर्ष। अमोघवर्ष सबसे शांति प्रिय शासक था। लगभग 64 सालों तक इसने शासन किया। अरब यात्री सुलेमान इसी काल में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये पूछ लिया जाता है किस काल में आया था, अमोघ वर्ष के काल में आया था, और सुलेमान ने इसको तात्कालीन विश्व के प्रमुख 4 शासकों में से एक बताया है। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो अपना वंश है गुर्जर प्रतिहार वंश, वो अपन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।